हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर है आपका 21A ऑफ द सीआरपीसी। अब ये चैप्टर जो 21A है, इसका मतलब यहाँ पे अमेंडमेंट के थ्रू इस चैप्टर को ऐड किया गया सीआरपीसी के अंदर। तो इससे पहले कि किस ईयर के अंदर ये ऐड हुआ था, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्ली बार्गेनिंग होती क्या चीज़ है, किस देश को यहाँ पे आप पहले देखोगे कि किस देश में ये चीज़ पहले फॉलो होती थी, जिनको फॉलो करके इंडिया ने भी यहाँ पे अपने सीआरपीसी के अंदर उसको इंसर्ट कर दिया। कौन से ईयर में ये इंसर्ट हुआ था, किस देश को फॉलो करके आपने इंसर्ट कर रखा है, किन केसेस के अंदर ये आपका अप्लाई होगा, किन सिचुएशन के अंदर ये प्ली बार्गेनिंग का जो चैप्टर है वो आपका अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं कि किस चीज़ का यहाँ पे बेनिफिट उसको दिया जाएगा, मतलब कि एक तरीके से अगर प्ली बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्या उसका किसी तरीके का कोई बेनिफिट उस पर्सन को दिया जाएगा, और प्ली बार्गेनिंग के अंदर क्या कोर्ट अपने डिस्क्रिशन को यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब कि प्ली बार्गेनिंग के लिए पार्टीज़ के एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी या फिर कोर्ट अपनी एक्सरसाइज करके अपनी इनहेरेंट पावर एक तरीके से या फिर डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करके कोर्ट वहाँ पे पार्टीज़ को एक तरीके से ऑफर टेंडर करता है। तो ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सीआरपीसी के बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं जिनको वीडियो में एक वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर, जो कि 21A है सीआरपीसी के अंदर। सबसे पहला सवाल आता है पीटी के अंदर कि चैप्टर नंबर कौन सा है प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड। तो 21A है आपका। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन सी क्रिमिनल अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू आप इंडिया में इसको इंसर्ट करके बैठे हो। तो वो आपकी अमेंडमेंट जो है 2006 की लिखी हुई है और 5 जुलाई 2006 से ये एनफोर्समेंट में आ गया था। जो एक्ट नंबर है वो आपका 2006 का, जो कि पास हुआ था 11 जनवरी 2006 को। अब जनरल बैकग्राउंड अगर देखें कि कौन से देश से हमने इंस्पायर होके एक तरीके से और क्या क्या हमने इंसर्ट कर रखा है, तो सबसे पहले आप एक केस लिख लीजिए, सेंटो बेलर वर्सेस न्यूयॉर्क 1971। सेंटो बेलर वर्सेस न्यूयॉर्क 1971। अब ये केस क्या है? द केस वॉज फ्रॉम विच द कंसेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन यूएसए, फ्रॉम विच वी गॉट इंस्पायर्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑल्सो। मतलब कि इस केस के थ्रू क्या हुआ था कि यूएसए में भी कंसेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था उस देश में। उसके बाद क्या था, इंडिया के अंदर इसी केस को एक तरीके से और उस देश के प्रोसीजर को फॉलो किया इंडिया ने। उसके बाद इंडिया के अंदर आपकी 142nd लॉ कमीशन रिपोर्ट थी, जिन्होंने इस स्कीम को वहाँ पे रिकमेंड कर रखा है कि आपको भी यहाँ पे होना चाहिए, इस तरीके का कंसेप्ट जो है यहाँ पे लेके आना चाहिए। उसके बाद सजेस्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम किसने सजेशन करी थी इसके ऊपर? आपकी मलीमत कमेटी थी, जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद 142nd आपकी लॉ कमीशन रिपोर्ट ने ये लेके आए थे। अब बात आ जाती है कि प्ली बार्गेनिंग, एक होता है प्ली करना, एक है बार्गेनिंग। अब बार्गेनिंग जो मार्केटिंग में सामान खरीदते हो मार्केट में, उसके अंदर रेट का कम ज़्यादा करा जाना आपका बार्गेनिंग है। वो हो गया आपका रेट का कम ज़्यादा होना। उसी कंसेप्ट को इसी कंटेक्स्ट के अंदर समझेंगे कि किस तरीके से ये प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर काम करता है। अब जो प्ली बार्गेनिंग है, प्ली करना मतलब कि एक बंदा है जो कि बोलता हो कि मैंने ऑफेंस तो कर रखा है, लेकिन मैं बचाव चाहता हूँ अपने आप यहाँ पे कि मेरे को आप कुछ सज़ा कम कर दीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। कहीं ना कहीं ये भी कंसेप्ट आ जाता है। इसका दूसरा रोल है एक तरीके से, जहाँ पे कोर्ट आपको बोलती है कि आप सब कुछ बता दीजिए, हम आपकी सज़ा या तो कम करेंगे एक तरीके से, या फिर उसको बिल्कुल नल एंड वॉइड कर देंगे, आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा। वो अपने आप में बोला जाएगा कि वहाँ पे टेंडर ऑफ पार्डन किया गया कोर्ट के द्वारा। वो किन केसेस में काम करता है? टेंडर ऑफ पार्डन आपका काम करता है जहाँ पे ऑफेंस ऐसा आपने कमिट कर रखा है जिसकी सज़ा मोर देन 7 ईयर है। लेकिन ये चैप्टर जो है, इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी भी इसी चैप्टर के अंदर दे रखी है, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि बार्गेनिंग का एग्जैक्टली मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो क्या मीनिंग निकल के आएगा। जैसे मार्केट वाला मैंने आपको बताया था कि मार्केट में रेट को कम करा जाना, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि कोर्ट के अंदर कोई भी पर्सन जाके बोलेगा कि हाँ मैं ऑफेंस, तो यहाँ पे मैंने ऑफेंस कर रखा है, प्ली गिल्टी होता है ना एक, वो जाके बोलता है, जब उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि क्या आप अपने केस को आगे फर्दर प्रोसीड करना चाह रहे हैं या फिर प्लीड गिल्टी कर रहे हो, तो प्लीड गिल्टी करेगा। अब प्लीड गिल्टी का इफेक्ट क्या होता है कि कोर्ट को वहाँ पे ट्रायल चलाने की या फिर एक तरीके से आपकी चार्ज फ्रेमिंग वाली चीज़ें हैं, इस तरीके की कुछ सिचुएशन है जिनको वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक तरीके से कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है जहाँ पे चार्ज भी आपके फ्रेमिंग करे जाएंगे, उसके बाद कोर्ट उससे पूछते हैं कि आप क्या फॉलो करना चाहेंगे कोर्ट के प्रोसीजर को, या फिर आप प्लीड गिल्टी कर रहे हो। तो प्लीड गिल्टी कर लेना अपने आप में, लेकिन वो एक तरीके की कंडीशन वहाँ पे बोल सकता है अपनी तरफ से कि मैं प्लीड गिल्टी तो कर लूँगा, लेकिन उसके लिए मेरी शर्त रहेगी कि आपको क्या करना है, मेरे ऊपर इतना एहसान करना है एक तरीके से, या फिर
इस तरीके से मेरी सज़ा कम कर देनी है। तो प्लीड गिल्टी का जब होगा और उसके बाद साथ में होगा बार्गेनिंग द सेंटेंस, मतलब प्लीड गिल्टी तो कर लिया, उसके साथ उसने बार्गेनिंग करी है सेंटेंस के रिगार्डिंग। अब अपने आप कोर्ट में तो जाके करता नहीं है, जनरली क्या करता है पीपी क्या करेगा, जाके एक्यूज के साथ जाके बोल देता है कि हम लोग जो है क्या करेंगे, आपकी सज़ा कम करवा देंगे, आप सारी बातें सच बता दो। ये बात पे जब वो पार्टी एग्री कर जाए तो यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट अपने आप ही एग्जिस्टेंस में आ जाता है कि जब वो बोलता है कि वहाँ ऑफेंस तो कर रखा है, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा लेकिन मेरी सज़ा कम होगी, वो एग्रीमेंट का यहाँ पे ऑफर हो चुका है एक तरीके से। तो जब वो पार्टीज एग्रीमेंट हो जाएगा उन दोनों के बीच में, जब वो एग्री कर जाएंगी तो वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट जाके उनको एग्जीक्यूट कर देगा, एक टाइम पीरियड दे के, एक मीटिंग करवा के कि जो भी चीज़ थी सारे वॉलंटरली हो रखी है और उसको फॉलो करके कोर्ट वहाँ पे आगे की फर्दर प्रोसीडिंग चलाएगा। तो एक तरीके से क्या बोल सकता है कि एक्यूज पर्सन जाके बोल सकता है कि आई एम सेविंग योर टाइम, मतलब कोर्ट में जाके बोल रहा है कि मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूँ। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू सेव माई टाइम। कैसे टाइम आपका सेव करेगी कोर्ट, कि आपको सजा कम देके, तो ये भी चीज़ आपकी हो सकती है। तो एक तरीके से क्या होगा, प्ली एग्रीमेंट है ये आपका प्ली बार्गेनिंग का, जो कि डील करा जाएगा डिफेंडेंट और प्रोसिक्यूशन के बीच में, जहाँ पे डिफेंडेंट प्लीड गिल्टी करेगा, किस लिए कि उसके ऊपर लेसर चार्ज लगाए जाएं। यूएसए के अंदर क्या फॉलो करा जाता है, चार्ज बार्गेनिंग को फॉलो करा जाता है, और इंडिया में क्या है, इंडिया और इंग्लैंड में आपकी सेंटेंस की बार्गेनिंग को फॉलो करा जाता है। अब यूएस के रिगार्डिंग हम देखें तो मान के चल रहे हैं कि जहाँ पे ऑफेंसेस होते हैं यूएसए में, जैसे आपकी रोबरी के, वहाँ 3 डिग्री बताई गई है, या तो आपकी फर्स्ट डिग्री का ऑफेंस है रोबरी, या फिर सेकंड डिग्री वाली कर रखी है, या फिर थर्ड डिग्री वाली कर रखी है। जो फर्स्ट डिग्री की आपकी रोबरी है उसके अंदर पनिशमेंट दे रहती है 15 to 25 ईयर्स, सेकंड डिग्री में 5 to 10 है, और थर्ड के अंदर 1 to 5 है। तो जब मतलब कि कोई एक्यूज पर्सन है डेविड, उसने कोई ऑफेंस कर रखा है आपका, फर्स्ट डिग्री का रोबरी का ऑफेंस कमिट कर दिया, अब जो प्रोसिक्यूशन की साइड थी वो जाके उसको ऑफर करती है कि आप सारी चीज़ें अगर बताओगे, तो वो कंडीशन रखता है कि मैं सारी चीज़ें तो बताऊंगा लेकिन आपको क्या करना है, मेरी सज़ा कम करवानी है। अब कम कराओगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जब फॉलो करते हो आप चार्ज बार्गेनिंग को, तो चार्ज कम करने पड़ेंगे। तो कोर्ट में जाके वो क्या करते हैं कि सेकंड डिग्री की चार्ज लगा देता है, ना कि फर्स्ट डिग्री का। ऑफेंस तो उसने जो कमिट किया था एक्चुअल में वो तो फर्स्ट डिग्री का रखा है। जब उसने एग्रीमेंट किया कि चार्ज बार्गेनिंग करता हूं मैं, तो चार्ज के अंदर आपने सॉरी लेसर चार्ज को उसने फॉलो कर लिया। अब लेसर चार्ज कौन सा था, सेकंड डिग्री की चार्ज को सॉरी। उसके बाद क्या करा जाता है कि वो कोर्ट में प्ली लेगा जाके कि हाँ मैंने ऑफेंस कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम दोनों के बीच में, प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट के बीच में एग्रीमेंट हो गया था, उस बेस पे क्या करेगी कोर्ट, उसको सेकंड डिग्री की सजा दे सकती है। तो ये आपकी चार्ज बार्गेनिंग की बात थी, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट किस पे गया, पनिशमेंट के ऊपर, कि उसकी पनिशमेंट जहाँ पे 10 से 25 साल होनी चाहिए तो वहाँ 5 से 10 के बीच में पास करी जाएगी। तो ये यूएसए की चीज़ थी। अब इंडिया के अंदर बात करेंगे तो वही सेम चीज़ आपकी आ जाती है इंडिया के अंदर भी, कि यहाँ पे उसको चार्ज बार्गेनिंग ना करके सेंटेंस बार्गेनिंग को फॉलो किया गया। अब सेंटेंस को कम किया जाएगा, मतलब जहाँ पे ऑफेंस की सज़ा 3 साल से 7 तक की है, जहाँ पे कोर्ट की पावर है कि वो 7 साल तक तो सज़ा दे ही सकता है, लेकिन उस केस में कोर्ट क्या करेगी, 3 साल की उसको मिनिमम वाली जो सज़ा वो प्रोवाइड कर देगी। अब अलग अलग सेक्शन आएंगे जहाँ पे उसको कम से कम कितनी सज़ा उसको देनी है, कि 1/4 देगा, या फिर हो सकता है कि 1/2 तो उसकी देगा, जहाँ पे आपकी कंपलसरी होगी इतनी पनिशमेंट तो दी जानी है। तो अलग अलग प्रोसेस रहेगा, उसको फॉलो करेंगे, एक एक सेक्शन के साथ पढ़ते हैं और एक एक चीज़ यहाँ पे कंसीडर करते जाएंगे सेक्शन के हिसाब से। सबसे पहले आपका जो 265A से लेके सेक्शन आपका 265L तक दिए गए हैं, तो ए सेक्शन जो आपका है A फॉर एप्लीकेशन की बात करता है इस चैप्टर की। अब इसके अंदर आपका क्या होगा, इसको पढ़ेंगे एल के साथ भी, क्योंकि 2 सेक्शन आपके एक साथ इसलिए पढ़े गए हैं। इस सेक्शन के फर्स्ट क्लोज के अंदर आपकी बात करी गई है कि ये सेक्शन जो है वो अप्लाई कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद आपका बोला गया कि ये सेक्शन अप्लाई कहाँ पे नहीं होगा। तो अप्लाई कहाँ पे होगा, ऐसा कोई भी पर्सन जहाँ पे जिस बंदे ने कोई ऑफेंस ऐसा कर रखा है जिसकी सज़ा पर्टिकुलरली दी होगी कि कौन सी सज़ा वहाँ पे नहीं होगी उस ऑफेंस के अंदर, तो उसी केस में ये चैप्टर अप्लाई होगा। मतलब ऐसा कोई भी ऑफेंस होगा जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है तो ये चैप्टर आपका अप्लाई नहीं होगा, बेशक वो केस आपका थ्रू द पुलिस रिपोर्ट और थ्रू द मैजिस्ट्रेट आपका इंस्टीट्यूट करा गया हो। तो ये आपका फर्स्ट क्लोज के अंदर एक बार डायरेक्ट लैंग्वेज देख लेते हैं क्या बोल रही है। दिस चैप्टर शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्यूज्ड अगेंस्ट whom द रिपोर्ट हैज़ बीन फॉरवर्डेड बाय द पुलिस इंचार्ज। मतलब कि ऐसा कोई भी पर्सन है, ये चैप्टर वहाँ अप्लाई होगा उस एक्यूज के ऊपर जिसके खिलाफ की रिपोर्ट भेजी गई है, किसके द्वारा, एसएचओ के द्वारा 173 के अंदर, जहाँ पे एलिगेशन लगाए गए दैट एन ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम अदर देन द ऑफेंस फॉर विच द डेथ एलाई और इम्प्रिजनमेंट फॉर एक्सीडिंग 7 ईयर। मतलब कि ऐसा ऑफेंस करने के यहाँ पे एलिगेशन लगाए गए हैं पुलिस रिपोर्ट में कि उस बंदे ने ऐसा ऑफेंस कर रखा है जो कि
डेथ की सज़ा वाला नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा वाला नहीं है, और एक्सीडिंग 7 ईयर तक की सज़ा वाला नहीं है। दूसरी चीज़ आपकी सेम ही इसके अंदर बोल रखा है कि मैजिस्ट्रेट ने कोग्निजेंस लिया था कंप्लेंट के बेस पे, और कंप्लेंट के अंदर आपकी ये चीज़ भी थी कि यहाँ पे जो पर्सन था उसने जो ऑफेंस कर रखा है वो भी मोर देन 7 ईयर का नहीं कर रखा है, ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती और ना ही उसको डेथ मिलती है। फिर आपका बोलता है आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेंट एंड द विटनेसेस अंडर सेक्शन 200 इशू द प्रोसेस अंडर सेक्शन 204। अब इसके अंदर उसने चेक कर लिया कि ऑफेंस ऐसा है जिसके अंदर 7 साल तक की ही सजा है, 7 से एक्सीड नहीं कर रही है, तो उसने इशू प्रोसेस कर दिया 204 में, और 200 में एग्जामिनेशन कर ली थी विटनेसेस की और कंप्लेनेंट पर्सन की। अब ये जो आगे का पैरा है ये आपका एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाता है इस चैप्टर की कि कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखने की चीज़ है। फर्स्ट बोलता है डज नॉट अप्लाई व्हेन सच ऑफेंस इफेक्ट द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक जो आपकी कंडीशन होगी उनको इफेक्ट करने वाला कोई भी ऑफेंस हो, किसी तरीके से किसी भी पर्सन ने कोई ऑफेंस कर दिया जो कि देश की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता हो। अब कंट्री की बात आई है तो मतलब कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा केस आपका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट करता है, तो कंट्री की बात आई एक तरीके से, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे याद रख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होगी कि वो डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑफेंस ऐसा है जो कि कंट्री की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट करता हो। दूसरा बोलता है कमिटेड अगेंस्ट एनी वुमन, किसी भी वुमन के खिलाफ कोई भी ऑफेंस कमिट हो गया तो उसके ऊपर भी ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। तीसरा बोलता है चाइल्ड बिफोर मतलब ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 ईयर से नीचे का कोई भी बच्चा होगा जिसके ऊपर ऑफेंस किया गया हो। अब यहाँ पे जब 14 से नीचे की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की एग्जिस्टेंस आ जाती है कि ऐसा कोई भी बच्चा जिसकी एज बिलो 14 है और उसके खिलाफ ऑफेंस कमिट किया गया तो उसको कौन सा बच्चा बोला जाएगा। ऐसा कोई पर्सन होगा जिसने खुद ने ऑफेंस करा और उसकी एज 14 से कम है तो वो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ बोला जाता है कि उसने इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ कोई ना कोई कर्म कांड कर दिए हैं। तो वो आपके सेक्शन नंबर 2 के कुछ क्लोजेस होंगे, जैसे 12 है उसके अंदर चाइल्ड की डेफिनेशन दे रखी है, 13 है उसके अंदर आपका चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ बता रखा है, 14 है जैसे उसके अंदर आपका बता रखा है कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे जो बच्चा है जिसके खिलाफ ऑफेंस कमिट हुआ और उसकी एज बिलो 14 है तो वो आपका 2 के क्लॉज 14 के अंदर जाएगा जहाँ पे बोल रखा है कि इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। तो उसके ऊपर ये आपका जो चैप्टर है प्ली बार्गेनिंग का अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब कि इस बंदे ने कोई भी एक्यूज था उसने ऑफेंस कमिट कर दिया या तो कंट्री की कोई सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को एक तरीके से इफेक्ट करने वाला हो गया, या फिर आपकी वुमन के खिलाफ है, या फिर आपके अंडर 14 ईयर्स के चाइल्ड के खिलाफ हो गया, तो उनके ऊपर इस चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, मतलब इस चैप्टर के अंदर वो प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकता। उसके बाद 2 का जो एल है लास्ट सेक्शन वो भी आपका आ जाता है कि नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, चैप्टर कहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तो बोलता है नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एनी जुवेनाइल और चाइल्ड, चाइल्ड और जुवेनाइल के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो कि डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 2 के अंदर आपकी जेजे एक्ट के अंदर। तो इसको एक बार आप अमेंड कर लेना अपना, अगर पुराना वेयर एक्ट है तो उसके अंदर आपका 2000 का सेक्शन 2 क्लोज के बारे में बता रखा है कि जुवेनाइल वहाँ पे डिफाइन कर रखा है, फिर चाइल्ड की डेफिनेशन है। नए एक्ट के अंदर आपका 2 का 12, 13 और 14 एक बार याद कर लेना, 2015 का एक्ट है। तो ये सेक्शन आपके बताते हैं कि कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब जो 265 का क्लोज बी है, ए का क्लोज बी मतलब सेकंड क्लोज बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, मतलब सबसेक्शन 1 के अंदर द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन डिटरमाइन द ऑफेंसेस अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स विच शैल बी द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो कि नोटिफिकेशन के थ्रू ये बताएंगी कि कौन सा ऑफेंस ऐसा है जो कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट करता है। सॉरी। अब आपकी कमेंट है, कमेंट के अंदर आपके कुछ पॉइंट दे रखे हैं, अराउंड आपके 19 पॉइंट्स हैं, उनको आपको जाके देखना है कि कौन सा ऑफेंस यहाँ पे है जो कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट करता है। फर्स्ट इसके अंदर आपका बता रखा है डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस कर रखा हो, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट आपका है उसके अंदर कोई ऑफेंस कर दिया हो, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट कर रखा है वो भी होगा, इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट या फिर फीडिंग बोटल्स के रिलेटेड कोई ऑफेंस हो गया आपका, ऑफेंस अगेंस्ट आपके आर्मी के तीनों हो गए, एयर आर्मी और आपकी नेवी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रखा हो, या फिर सिनेमेटोग्राफ एक्ट है आपका उसके अंदर 1952 का उसमें किसी तरीके का कोई ऑफेंस कमिट कर रखा हो, तो वो भी आपका क्या करेगा इंडिया की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट करेगा, इसलिए वहाँ पे इस चैप्टर की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। अब एक बीच में कंसेप्ट आ जाता है आपका चार्ज बार्गेनिंग के रिगार्डिंग, में एक चार्ज बार्गेनिंग है, उसके बाद आपकी काइंड्स देखेंगे, दूसरा सेंटेंस बार्गेनिंग थी और तीसरा फैक्ट बार्गेनिंग थी, जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, मतलब कोई भी फैक्ट था उसको प्ली यहाँ पे कर लिया, उसने एग्रीमेंट कर लिया कि इस
पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाएगा कोर्ट में, तो वो भी अपने आप में बोला जा सकता है कि एग्रीमेंट उनके बीच में हुआ था। तो एक प्रोसिक्यूटर जो है वो एग्री नॉट टू कंटेस्ट एन एक्यूज्ड वर्जन ऑफ दिस फैक्ट। इसके अंदर आपका हो सकता है कि प्रोसिक्यूटर आपका रिलाई कर सकता है कि एक तरीके से इस फैक्ट के ऊपर मैं पर्टिकुलरली कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेके आऊँगा। तो ये आपके 265A सेक्शन नंबर आपका था। अब बी पे आ जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर द प्ली बार्गेनिंग। अब बात आ जाती है प्ली बार्गेनिंग के लिए कौन अप्लाई करेगा कोर्ट के अंदर। ऑब्वियसली एक्यूज्ड होगा। कैसे करेगा, जनरली जाके तो बोल नहीं सकता, वो एफिडेविट लगाएगा। एफिडेविट के अंदर सारी चीज़ें बताएगा, उसके अंदर आपकी एक समरीली तरीके से कुछ बताएगा कि मैंने ये ऑफेंस कर रखा है, हमारे बीच में ऐसा एग्रीमेंट हो गया है, मैं इस ऑफेंस के लिए मेरे ऊपर चार्जेस लगे थे, अब मैं यहाँ प्ली बार्गेनिंग करना चाह रहा हूँ। तो ऐसा से कुछ रहेगा। देखते हैं बेयर लैंग्वेज यहाँ पे क्या बोल रही है। ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस may file an application for the plea bargaining in the court in which such offense is pending for the trial। ऐसा कोई भी एक्यूज पर्सन जिसके ऊपर ट्रायल चलना था और वो ट्रायल अभी भी पेंडिंग है, उसी कोर्ट के अंदर वो पर्सन आपका एक्यूज क्या करेगा, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा देगा। दूसरा बोलता है एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल कंटेन ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस रिलेटिंग टू विच द एप्लीकेशन फाइल्ड इंक्लूडिंग द ऑफेंस टू विच द केस रिलेट। अब ये बताएगा कि एक्यूज्ड जो पर्सन फर्स्ट वाले क्लोज के अंदर एप्लीकेशन लगाता है उसके अंदर एक ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन बता देगा कि ये ऑफेंस मैंने कमिट कर रखा है, इसके लिए मेरे ऊपर ट्रायल चल रहा था। एंड शैल बी अकम्पनीड बाय एन एफिडेविट। एफिडेविट को यहाँ पे अंडरलाइन करना है कि एप्लीकेशन लगाएगा, साथ में उसको एफिडेविट देना पड़ेगा, स्वॉन बाय द एक्यूज्ड स्टेटिंग दैट ही हैज़ वॉलंटरली प्रेफर्ड। अब ये चीज़ उस एफिडेविट के अंदर लिखनी है कि वॉलंटरली मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, मेरे को किसी ने कोई इंड्यूसमेंट नहीं दी है या फिर किसी तरीके का कोई बेनिफिट मेरे को नहीं दिया गया है। अब जनरली ये क्यों दिया जाएगा, अब देखा जाए तो ये प्ली बार्गेनिंग क्यों करनी दी जाएगी, मतलब कि उनके बीच में एग्रीमेंट क्यों होगा। ऑब्वियसली वो जो एक्यूज्ड होगा वो मान लेगा कि मैंने ऑफेंस कर रखा है, मेरे को आप कम सज़ा दिलवा दो, मैं पार्टी के लिए क्या बेनिफिट करूंगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन दे दूंगा, जिसके बदले में मेरे को सज़ा कम होगी, आपको कॉम्पनसेशन मिल गया। तो यही आपका इसका पर्पज़ रहता है कि उसकी सज़ा कम करवाना। चार्ज बार्गेनिंग जैसे थी या फिर फैक्ट बार्गेनिंग थी, उसका मेन पर्पज़ यही है कि कंपनसेशन के बदले में उसके ऊपर कम चार्जेस लगाए जाएंगे या फिर उसको कम सज़ा दिलवाई दी जाएगी। अब इसके अंदर क्या होगा, एक तरीके से जो एक्यूज पर्सन है वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पार्डन कर दिया जाएगा इम्प्लाइडली बाय द प्रोसिक्यूशन साइड। जहाँ पे पार्डनिंग का सेक्शन अलग से है 30678 है, तो उसके अंदर तो कोर्ट उसको पार्डन करती है जहाँ पे एविडेंसेस नहीं मिलती। अब इसके अंदर आपकी पार्टी जो है प्रोसिक्यूशन साइड विक्टिम, वो पार्डनिंग कर देती है एक तरीके से। इसी तरीके का सेम चीज़ आपका आ जाता है, चार्ज को एक विड्रॉ कर लेने में भी आ जाता है, या फिर आपकी विड्रॉ ऑफ प्रोसिक्यूशन भी है, या फिर आपका कॉम्प्रोमाइज़ का सेक्शन आ जाता है 320। तो उन सेक्शंस में भी एक तरीके से बोला जा सकता है कि वहाँ पे क्या है कि पर्सन को आपने पार्डन दे दिया ऑन द पार्ट ऑफ द विक्टिम। उसके बाद आपकी बोलता है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड द कंटेक्स्ट ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स द प्ली बार्गेनिंग इन दिस केस इन हिज केस दैट ही हैज़ नॉट प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड। अब ये एफिडेविट के साथ साथ ये भी बात वहाँ पे पहुँचा देगा कोर्ट में कि मेरे ऊपर प्रीवियसली कोई भी कन्विक्शन पास नहीं करी गई है, जो कोर्ट इस केस को हैंडल कर रही है इस तरीके का कोई भी मेरे ऊपर पहले चार्ज नहीं लगा था, मेरे को किसी तरीके से पहले इसी ऑफेंस के लिए पहले से पनिशमेंट नहीं दे रखी है। जब एप्लीकेशन लग जाएगी तो कोर्ट क्या करेगी, यहाँ पे आफ्टर रिसीविंग एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल इशू द नोटिस टू द पीपी एंड द कंप्लेनेंट ऑफ द केस एज द केस में बी टू द एक्यूज्ड और टू अपीयर ऑन द डेट फिक्स फॉर द केस। अब ये जब एप्लीकेशन कोर्ट में पहुँच गई है आपकी और उसके बाद एक्यूज ने अपना एफिडेविट भी कोर्ट में पहुंचा दिया, तो उसके बाद कोर्ट क्या करती है कि एक डेट फिक्स करती है हियरिंग के लिए कि पार्टी आ जाएंगी, तो उनको बुलाना है। किन किन को बुलाएंगे फिर कि एक्यूज को बुला लेंगे, पीपी को बुला लेंगे और अपने कंप्लेनेंट होंगे उसको भी बुला लेंगे। अब एक क्लॉज आएगा जिसके अंदर बताया कि एक्यूज पर्सन चाहे तो अपने वकील के साथ भी आ सकते हैं। फोर्थ बोलता है द पीपी और द कंप्लेनेंट ऑफ द केस एज द केस में बी एंड द एक्यूज्ड अपीयर ऑन द डेट। जब वो जिस दिन डेट फिक्स करी गई थी थर्ड वाले क्लॉज के अंदर, जिस दिन वो आपके पीपी कंप्लेनेंट और आपका जो एक्यूज अपीयर हो जाएगा, द कोर्ट शैल एग्जामिन द एक्यूज्ड इन कमरा। कमरे के अंदर आपका एक कमरा होगा, एक पर्टिकुलर कमरे के अंदर उनको एग्जामिन करा जाएगा, वेयर द अदर पार्टी इन द केस शैल नॉट बी प्रेजेंट, और अदर पार्टी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द एक्यूज्ड हैज़ फाइल्ड एन एप्लीकेशन वॉलंटरली। इसलिए अलग से कमरे के अंदर उसकी एग्जामिनेशन करी जाती है ताकि कोर्ट अपने आप को सेटिस्फाई कर सके कि ये जो एप्लीकेशन एक्यूज ने लगा रखी है वो वॉलंटरली लगा रखी है, किसी तरीके की इंड्यूसमेंट नहीं थी या फिर किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको नहीं दिया गया था। तो उन सिचुएशन के अंदर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड बाय द एक्यूज्ड वॉलंटरली। अगर कोर्ट
सेटिस्फाई हो जाता है कि उसने जो एप्लीकेशन लगा रखी है वो अपनी मर्जी से लगा रखी थी, तो इट शैल प्रोवाइड टाइम टू द पीपी और द कंप्लेनेंट एज द केस ऑफ द केस एज द केस मे बी टू द एक्यूज्ड टू वर्क आउट ए म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस। अब ये क्या करेंगे, जब कोर्ट अपने आप सेटिस्फाई होगी है उस सिचुएशन के अंदर कि इन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई थी एक्यूज ने वो अपनी मर्जी से लगा रखी है, तो कोर्ट वहाँ पे टाइम प्रोवाइड कर देगा पीपी को, एक्यूज्ड को, कंप्लेनेंट को कि आप आपस में आओ एक बार सारे मिलके एक जगह बैठ के मीटिंग कर लो और म्यूचुअली मतलब कि मिल के आपस में आप आपसी समझौता कर लोगे इसका, तो उसके लिए टाइम दिया जाएगा। ऑफ द केस विच में इंक्लूड द गिविंग द विक्टिम बाय द एक्यूज टू द कंपनसेशन। अब उसके अंदर आपका क्या होगा कि एक्यूज पर्सन जब एग्री तो हो ही रहा है, तो जब आपका आपसे समझौता हो जाएगा तो ये भी आप फिक्स कर लेना कि कितना कंपनसेशन या फिर क्या क्या एक्सपेंसेस जो होंगे वो एक्यूज देगा उस विक्टिम पार्टी को, ये भी आपको फिक्स कर लेना है। दूसरे में बोलता है कि अगर कोर्ट बी क्लोज में फाउंड ये करता है कि जो उसकी एप्लीकेशन लगी थी वो आपकी इनवॉलंटरली थी, तो क्या करेगा, द कोर्ट फाइंड दैट द एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड इनवॉलंटरली बाय द एक्यूज्ड, ही हैज़ प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड, या फिर ये फाउंड हुआ कि वॉलंटरली एप्लीकेशन तो लगी है लेकिन वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है बाय द कोर्ट ए केस इन विच he had been charged with the same offense, it shall proceed further in accordance with the provision of this code। इस कोड की जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं, मतलब जनरल जो आपके प्रोविजन थे, जैसे कि प्ली बार्गेनिंग नहीं उसने प्ली ले रखी हो, उस टाइम पे जिस प्रोसीजर को वो फॉलो करता कोर्ट, तो उस हिसाब से इस केस को ट्रायल चलाएगा और उस केस को हैंडल कर लेगा। सी क्लोज इंपॉर्टेंट, आपका एमपी मेंस के रिगार्डिंग भी आपका इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। बोलता गाइडलाइन फॉर द म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, कि मतलब जो आपसी समझौते के लिए उनको जो मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा तो किन चीज़ों को फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे बताई जानी है। क्या बोलता है, इन वर्किंग आउट ए म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन अंडर क्लॉज ए ऑफ द सबसेक्शन 4 ऑफ सबसेक्शन 265B, 265B के अंदर 4th क्लॉज में बी में जब कोर्ट फाउंड करता है कि यहाँ पे क्या चीज़ थी, ए क्लोज के अंदर जब वो फाइंड करता है कि वो वॉलंटरली तरीके से उसने एप्लीकेशन लगा रखी है, तो उस केस में एक केस इंस्टीट्यूटेड इन द पुलिस रिपोर्ट। अब वो चेक करेगा कि अगर तो केस ऐसा था जो पुलिस रिपोर्ट के थ्रू आया था, द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द पीपी, पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन करी थी, आईओ को, एक्यूज को और विक्टिम को, उन सबको बुलाएगा कि एक मीटिंग है जी, आप सारे आ जाओ। अगर केस आपका पुलिस के थ्रू आया था तो ऑब्वियसली आईओ को तो बुलाना पड़ेगा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, पीपी को वैसे ही बुलाना था उसके अंदर, विक्टिम और एक्यूज तो आने ही आने थे। प्रोवाइडेड दैट throughout such process of working out a satisfactory disposition of the case, it shall be the duty of the court to ensure that the entire process is completely voluntarily by the parties participating in the meeting। अब जो मीटिंग होगी उसके बाद जो रिपोर्ट बनेगी उसके रिगार्डिंग उस कोर्ट को इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो उनके बीच में जो मीटिंग चल रही है वो वॉलंटरली तरीके से फ्री विल के साथ चल रही है, किसी पार्टी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। उसके अंदर जब आपसे समझौते में अब आपकी बात रखी जाएगी तो उस टाइम पे कंफर्म करनी पड़ती है। Provided further that if it is so desires, the accused may participate in the meeting with his pleader if any engaged in the case। केस के अंदर अगर किसी accused person ने अपना वकील प्राइवेट कर रखा है तो उस केस के अंदर उस सेटिस्फैक्ट्री की जो मीटिंग होगी, आपसे समझौते के लिए जो मीटिंग करी जानी है, उस टाइम पे भी उसको अलाउड करा जा सकता है। इन ए केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, एक सिचुएशन थी जहाँ पे पुलिस रिपोर्ट पे था तो पुलिस को बुलाया था, पीपी को बुलाया, एक्यूज्ड और विक्टिम आए, विक्टिम की साइड से उसका जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वकील आ चुका, तो एक्यूज की साइड का जो भी वकील होगा उसको भी अलाउड करा जा सकता है। फिर बोलता है कि अगर केस ऐसा है जो कि अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट आया, मतलब कि कंप्लेंट डायरेक्टली डाली गई थी, तो उस केस में क्या होगा, एक्यूज और विक्टिम को बुलाएंगे, दोनों को मौका देंगे और अपने आप की उनकी रिपोर्ट तैयार करवा लेंगे। अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट है तो द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द एक्यूज्ड and the victim of the case to participate in the meeting to work out a satisfactory disposition of the case। प्रोवाइडेड इसके अंदर आपका फिर से कि अगेन कोर्ट की ड्यूटी रहेगी कि जो पूरी मीटिंग है वो कंप्लीटली आपकी क्या होनी चाहिए, वॉलंटरली होनी चाहिए। उसके बाद बोलता है कि विक्टिम पर्सन ने, विक्टिम ऑफ द केस और द एक्यूज्ड, जैसे भी दोनों पार्टीज हैं, दोनों ने अपने अपने अगर प्राइवेट वकील भी कर रखे हैं तो उनको भी अलाउड करा जाएगा कि वो भी आ सकते हैं और उस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। जब वो मीटिंग हेल्ड हो चुकी है और वॉलंटरली तरीके से हुई तो उनको एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी जो कि कोर्ट को देनी है। अब कोर्ट के अंदर आपकी ये मीटिंग हुई है, अलग कमरे के अंदर मीटिंग हुई है, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, कोर्ट को देंगे तो कोर्ट उसके ऊपर साइन करेगा और फाइनलाइज कर लेगा। फिर एक प्रोसीजर फॉलो होगा जिसके अंदर केस को डिस्पोजल ऑफ करा जाएगा। तो डी क्लोज यहाँ पे आपका जो सेक्शन नंबर है 265D वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। रिपोर्ट ऑफ द म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन टू बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट, जब भी आपने जो आपसे समझौता कर लिया था उसकी रिपोर्ट बननी है तो वो सबमिट करी जाएगी कोर्ट के अंदर। वेयर इन ए मीटिंग अंडर 265A
265C, a satisfactory disposition of the case has been worked out. The court shall prepare a report of the such disposition which shall be signed by the presiding officer of the court. एक रिपोर्ट बनेगी और उसके ऊपर प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के साइन होंगे. एंड ऑल अदर पर्सन्स हु पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग. उस मीटिंग के अंदर जो भी पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन थे, जैसे पुलिस रिपोर्ट पे केस था तो जैसे आपका पुलिस ऑफिसर भी आया था, जो आईओ था वो, पीपी आया था, एक्यूज्ड साइड से एक्यूज्ड आया है, विक्टिम आया है, विक्टिम का प्लीडर आ रखा है, मतलब पीपी आ रखे हैं, या फिर एक्यूज का प्लीडर आ रखा है. तो सारे पर्सन जिन ने उस समझौते के दौरान मीटिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे थे सबके साइन करे जाएंगे. And the court shall record such observation and proceed further in accordance with the provision of this code from the stage the application under section 1 of the 265B has been filed in this case. उसके बाद अगर यहाँ पे कोर्ट ये इस बात की ऑब्जर्वेशन करती है कि इनके बीच में मीटिंग हुई थी लेकिन किसी तरीके का कोई भी डिस्पोजिशन नहीं हो पाया था, तो कोर्ट अगेन वही क्या करेगी, कोर्ट की जो इस कोड के अंदर जो प्रोसीजर दे रखे हैं वहाँ से आपको फॉलो कर लेंगे और उसी तरीके से नॉर्मल आपका ट्रायल चला देंगे. अगर वहाँ पे हो चुका था सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन तो उस केस के अंदर 265E बोलता है डिस्पोजल ऑफ द केस करा जाएगा. वेयर इट्स सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस हैज़ बीन वर्कड आउट, जहाँ पे फाइनल हो गया था, आपसे समझौता हो चुका है. वर्कड आउट का मतलब यहाँ पे हर बार समझोगे कि उनके बीच में समझौता हो गया था. नोट अगर आएगा कहीं पे भी नो सच डिस्पोजिशन हैज़ बीन वर्कड आउट, इसका मतलब समझौता नहीं हुआ था. तो 265E बोलता है कि अगर उनके बीच में डी में जाके ऊपर वाले के अंदर रिपोर्ट बनी थी तब पता लगा कि उनके बीच में क्या है, समझौता हो चुका. The court shall award the compensation to the victim in accordance with the disposition under section 265D. डी क्लॉज के अंदर जो भी फिक्सेशन करी गई थी कि आपको ये कंपनसेशन देना है, इतना आपको अमाउंट एक्सपेंसेस देना है, तो वो जो भी फिक्स कर रखा है उसको देने के लिए ऑर्डर पास कर देगा, विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाएगा. उसके बाद प्रोबेशन एक्ट के अंदर या फिर सीआरपीसी के 360 के अंदर अगर उसको एडमोनिशन के बाद छोड़ना है तो वो भी करा जा सकता है. उसको 360 और एडमोनिशन जो आपका एक एक्ट है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है 1958, उसका भी बेनिफिट दिया जा सकता है. बी क्लोज बोलता है आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लोज ए, इफ द पार्टीज ऑफ द व्यू, इफ द कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट सेक्शन 360 और द प्रोविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट और एनी अदर लॉ दैट हैविंग इन फोर्स अट्रैक्टेड इन द केस ऑफ द एक्यूज्ड, इट मे रिलीज द एक्यूज्ड ऑन द प्रोबेशन और प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ सच लॉ एज द केस में भी. अगर ए के अंदर आपको ये चीज़ें सारे लगते हैं कि उसको कंपनसेशन दिलवाया गया है, उसके बाद उसके डिस्पोजिशन हो चुकी है, तो उस कोर्ट के अंदर वो कोर्ट आपकी उसको हियरिंग के बाद उनको क्या कर सकता है, 360 के अंदर उसको रिलीज कर सकता है या फिर प्रोबेशन ऑफेंडर के एक्ट के बेनिफिट उसको प्रोवाइड कर सकता है. आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लोज बी, इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट द मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द लॉ फॉर द हैविंग फोर्स for the offense committed by the accused, it may sentence the accused to half of such minimum punishment. अब कोई भी ऐसा ऑफेंस था, मान के चल रहे हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए थेफ्ट का ऑफेंस हुआ है, तो थेफ्ट के पनिशमेंट यहाँ पे दे रखी है 3 साल की. अब कोई दूसरा ऑफेंस आप लेके चलिए साथ में कि कोई ऐसा ऑफेंस जिसकी मिनिमम सजा दे रखी हो साथ में कि इतने से मैक्सिमम इतने तक तो आपको देनी है, उसके एक्सीड नहीं करोगे. मिनिमम आपकी सजा प्रोवाइड करते हैं ना कि 1 साल से लेके विच शैल नॉट बी एक्सीड मोर देन 5 years, ऐसा कुछ लिखा हो जिसके अंदर, तो जहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट आपने फिक्स कर रखी है, मतलब कोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगाई कि आपको 1 साल की सज़ा उस केस में देनी ही पड़ेगी, तो उन सिचुएशन में ये सी क्लोज आपका बोलता है कि उसको मिनिमम जो 1 साल वाली थी उसका 1/2 दिया जा सकता है अगर वहाँ पे प्ली बार्गेनिंग में उनके बीच में एक सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन आपकी वर्कड आउट होगी है, तो उस केस में आपको हाफ पनिशमेंट तो मिनिमम देनी ही पड़ेगी. जहाँ मिनिमम है उसकी हाफ देंगे. In case after hearing the parties under clause B, the court find that the offence committed by the accused is not covered by clause B or C, then it may sentence the accused to 1/4 of the punishment. जब B और C के अंदर क्लोज में नहीं जाता तो उसको देंगे 1/4, और जहाँ पे 1 मिनिमम आपकी दे रखी हो कि मिनिमम इतनी सजा तो उसको देनी ही देनी है, कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है तो उसको उसकी आधी सजा वो पास कर देगा. 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड और एक्सटेंडेबल एज द केस में बी फॉर सच ऑफेंस. तो इसके अंदर आपका डिस्पोजल ऑफ इस तरीके से करेंगे कि उसको या तो पार्टीज़ को देखेंगे कि कंपनसेशन कितना है वो कंपनसेशन दे देंगे, एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस प्रोवाइड कर देंगे. उसके बाद चेक करेंगे यहाँ पे कि अगर उसको 360 सीआरपीसी का या फिर प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का या फिर कोई अदर लॉ है जिसका बेनिफिट देना है वो बेनिफिट दे देंगे. मिनिमम सजा प्रोवाइड कर रखी है तो हाफ पनिशमेंट दे देंगे, और इनमें क्लोज में अगर नहीं जाता तो उसका 1/4 पनिशमेंट प्रोवाइड करवाई जाएगी. एफ में उसकी फिर पनिशमेंट आ जाएगी. The court shall deliver its judgment in terms of section 265E in the open court. अब open court के नीचे लिखिए 327 आपका CRPC का है जो बताता है कि open court क्या होगी. And the same shall be signed by the presiding officer of the court. कोर्ट का presiding officer जो भी होगा उसके ऊपर साइन करेगा. फाइनलिटी होगी जजमेंट की यहाँ पे
265G बोलता है कि उसके ऊपर किसी तरीके की अपील आपको अलाउड नहीं करी जाएगी। इसका मतलब जजमेंट अंडर द प्ली बार्गेनिंग चैप्टर इज नॉन अपीलेबल, अपीलेबल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर क्या हो सकता है 226 और 227 ऑफ द सीआर आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनके अंदर आपकी जा सकते हो रिट लग सकती है, या फिर आप उसको 136 ऑफ द जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसमें SLP लगा सकते हो। क्या बोलते हैं, जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 265G शैल बी फाइनल एंड नो अपील शैल लाई इन एनी कोर्ट अगेंस्ट सच जजमेंट। उस जजमेंट के खिलाफ आपकी किसी तरीके की कोई अपील अलाउड नहीं होगी एक्सेप्ट SLP स्पेशल लीव पिटीशन आप डाल सकते हो 136 आर्टिकल के अंदर, और रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 और 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट के अंदर आप रिट डाल सकते हो या फिर SLP लगा सकते हो। H बोलता है कि पावर क्या होगी प्ली बार्गेनिंग के दौरान कोर्ट की, तो वो सारी पावर होंगी जो जनरल पावर रहती है, जैसे बेल से रिलेटेड है, ट्रायल से रिलेटेड आपकी हो सकती है, केस को डिस्पोजल ऑफ करने की, तो सारी पावर इस सेक्शन में भी रहेगी। फिर आपका आई में आ जाता है जिसको पढ़ेंगे 428 सेक्शन के साथ, कि जहाँ पे कोई भी एक्यूज पर्सन है जो सजा काट रहे हैं किसी भी ऑफेंस के अंदर, तो यहाँ पे उसको सेटल आउट करने की बात कही गई है। बोलता है पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द एक्यूज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। कोई भी ऐसा पर्सन था जिसके ऊपर कोई भी इम्पोजिशन करी गई थी सेंटेंस की, मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने ऑफेंस कमिट कर दिया, उसको मिनिमम पनिशमेंट जो है 1 साल की उसको दे रखी थी आपने। अब बीच में जाके वो क्या करता है, प्ली बार्गेनिंग कर लेता है कि उसको 1 साल तो सजा दे रखी है जी, 3 महीने मेरे को हो गए यहाँ पे सजा काटते हुए, उस टाइम पे उसने प्री बार्गेनिंग कर ली। अब कोर्ट उसको क्या करती है कि वो 3 महीने कंसीडर करेगी इस चैप्टर के अंदर जब पनिशमेंट देगी तो। अब इस पनिशमेंट में यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मान के चलिए पिछले सेक्शन के अंदर उसको 1 साल की सजा दी गई थी, 1 साल की सजा इस चैप्टर के अंदर उसको प्रोवाइड कर दी, जबकि वो 3 महीने से पहले से जेल में है, तो उस 1 साल के अंदर वो जो 3 महीने हैं वो यहाँ पे सेट ऑफ करे जाएंगे, वो एडजस्ट हो जाएंगे। अब 9 महीने और उसको कोर्ट में रहना है, तो मान लेंगे कि उसने इसी ऑफेंस के अंदर आपका इसी चैप्टर के अंदर उसको डील किया गया। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 428 शैल अप्लाई फॉर द सेटिंग ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द एक्यूज्ड अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इम्पोज्ड अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जो भी एक्यूज पर्सन के ऊपर आपकी सजा इंपोज करी जाएगी उसको सेट ऑफ कर लिया जाएगा उस पीरियड के अंदर जो पहले से वो सजा काट चुका है, इन द सेम मैनर एज दे अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट अंडर द अदर प्रोविजन ऑफ दिस केस। फिर आपका 265J क्लोज है वो सेविंग के रिगार्डिंग बोलता है कि अगर यहाँ पे द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई शैल हैव द इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ या फिर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड एंड नथिंग in such other provision shall be constitute to constrain the meaning of any provision of this chapter। मतलब कि अदर चैप्टर्स के अंदर आपकी कुछ बातें और भी दे रखी हो वो आपकी अप्लाई नहीं होगी, यही अप्लाई होती रहेगी, जो कि इसके इनकंसिस्टेंट है उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे बोलता है कि अदर लॉ के अंदर या फिर अदर प्रोविजन के अंदर कुछ और बातें दे रखी हैं, तो उनका इफेक्ट इस तरीके से इस चैप्टर पे अप्लाई नहीं करना कि इस चैप्टर का मीनिंग आप चेंज कर दो। मतलब अदर प्रोविजंस का या अदर लॉ का इस तरीके से आपको इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है, उसको इस तरीके से अप्लाई इस चैप्टर के ओवरराइड करके नहीं करना कि इस चैप्टर का हम लोग क्या करें मीनिंग चेंज कर दें। फिर आपका बोलता है कि APP और PP का किस तरीके से मीनिंग समझोगे, तो आपका 2 के U में जो आपको बता रखी है 25 CRPC में आपका है तो उसके हिसाब से समझ लोगे। के क्लोज बोलता है सेंटेंस ऑफ एक्यूज्ड स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज नॉट टू बी यूज्ड। स्टेटमेंट जो भी एक्यूज देगा उसको यूज़ नहीं करा जाएगा किसी भी अदर पर्पज़ के लिए, लेकिन वो प्री बार्गेनिंग के चैप्टर के पर्पज़ से यूज़ करा जा सकता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द हैविंग इन फोर्स द स्टेटमेंट ऑफ और द फैक्ट्स स्टेटेड बाय द एक्यूज्ड। जब वो बी क्लोज के अंदर एप्लीकेशन लगा रहा था तो उस टाइम पे उसने जो भी स्टेटमेंट दी, उसने जो भी उस टाइम पे फैक्ट बताए उसके अंदर, तो उनको शैल नॉट बी यूज्ड, उनको यूज़ नहीं करा जाएगा फॉर एनी अदर पर्पज़, किसी भी अदर पर्पज़ के लिए उसको यूज़ नहीं करा जाएगा, लेकिन किसके लिए यूज़ करा जाएगा, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के लिए उसको यूज़ जरूर किया जा सकता है। तो ये आपकी बेरक की लैंग्वेज थी यहाँ पे। अब उसके अंदर आपकी एक चीज़ आ जाती है कि स्ट्रिक्टली अगर स्पीकिंग करी जाए तो प्री बार्गेनिंग इज ए वाइडर कोनोटेशन। आपका बोलता है कि ये वाइडर है अपने आप में, बट द प्लीड गिल्टी, अगर वो प्लीडिंग गिल्टी करता है, इज हैविंग ए नैरो स्फीयर, वो अपने आप में नैरो है, ये आपका एक वाइडर स्फीयर में आता है। वाइल मूविंग फॉर ए प्ली बार्गेनिंग देयर इज ए इम्प्लाइड कंडक्ट ऑफ प्लीडिंग ऑफ द गिल्ट। अब ये क्या है कि जब वो प्लीडिंग गिल्टी के लिए माना जाएगा, क्योंकि अगर उसने एप्लीकेशन लगा दी है, यहाँ पे किस चीज़ की एप्लीकेशन लगाई है, प्ली बार्गेनिंग की, तो इम्प्लाइडली माना जाएगा कि उसने प्लीड गिल्टी कर लिया, बट नोट वाइस वर्सा। लेकिन अगर वो प्लीड गिल्टी कर लेता है तो कभी भी ये नहीं समझा जाता कि उसने प्ली बार्गेनिंग भी
कर ली है। मतलब प्ली बार्गेनिंग करेगा तो इम्प्लाइड समझ लेंगे प्लीड गिल्टी कर लिया, लेकिन अगर प्लीड गिल्टी कर लिया तो उसको नहीं समझेंगे कि वो प्ली बार्गेनिंग कर रहे हैं। एक तो ये आपका इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट था। फिर आपके आ जाते हैं एक तरीके से बेनिफिट क्या होंगे इस प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर के। तो ये हेल्प करता है कोर्ट्स की और स्टेट की टू मैनेज द केस लोड। जो भी केस लोड हो रखे हैं, बहुत सारा केस वर्कआउट, आपको पता है कि वर्कलोड कितना है कोर्ट का, तो उनके ऊपर आपका हेल्प करता है, वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी कि वर्कलोड कम होगा आपका। फिर बोलता है रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द प्रोसिक्यूटर, जो भी पीपी होंगे उनके काम को भी एक तरीके से कम कर रहा है, तो ये भी उसके एक बेनिफिट हो सकते हैं। या फिर एक फैक्टर हो सकता है रिफॉर्मिंग द ऑफेंडर बाय एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन एक्शन। उनके